हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभी रॉय पीसीएम क्लासेस में। स्टूडेंट आज फिर नई वीडियो के साथ आज जो हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की फिजिक्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके चल रहे हैं, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम में 5 अंक का ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो स्टूडेंट आज इस वीडियो में जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस प्रकार से निकालते हैं, उसका डेरिवेशन किस प्रकार से करते हैं, उसके बारे में हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो स्टूडेंट वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि आपको टॉपिक समझ में आ सके। इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाया है वैद्युत द्विध्रुव के बारे में और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, इसके बारे में मैंने वीडियो ऑलरेडी बना दिया है। आप जाकर के इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट की लिंक दी गई है, वहाँ पर जाकर के क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आज इस वीडियो में फाइनली हम पढ़ने वाले हैं कि अच्छी और नच्छी के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस प्रकार से निकालते हैं उसके बारे में इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें, तभी आपको टॉपिक समझ में आएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये लेक्चर नंबर वीडियो का हमारा कौन सा है? यह जो चैप्टर चल रहा है हमारा क्लास 12 की फिजिक्स का जो चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर का नाम है आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र, और उसका लेक्चर नंबर 6 चल रहा है। लेक्चर नंबर 5 मैंने अपलोड करा दिया है, जिसमें मैंने वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण के बारे में बताया है। आज हम इस वीडियो में देखेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस प्रकार से निकालते हैं, उसके बारे में इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। यदि चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पे जाकर क्लिक कर दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलते स्टूडेंट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। वैद्युत द्विध्रुव के बारे में मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। वैद्युत द्विध्रुव का मतलब होता है यानी कि दो समान परमाणु के विपरीत आवेश अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। जब दो समान परमाणु के विपरीत आवेश अल्प दूरी पर स्थित होते हैं तो इस प्रकार बनने वाले निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये होता है वैद्युत द्विध्रुव, और हम यहाँ पर बात करने वाले हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। वैद्युत द्विध्रुव जो बना है वो आवेशों से मिलकर बना होता है, प्लस की और माइनस की आवेश से मिलकर बना होता है। तो उसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की हम गणना करेंगे। कहाँ पर गणना करेंगे? तो मैं बता दूं आपको, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 3 प्रकार से निकालते हैं। पहला अच्छी स्थिति पर, दूसरा निरक्षी स्थिति पर, और तीसरा जो होता है स्टूडेंट वो होता है व्यापक बिंदु पर। ठीक है, तो ये 3 प्रकार से हम निकालते हैं। परंतु आज इस वीडियो में जो हम पढ़ने वाले हैं वो अच्छी स्थिति के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, टॉपिक भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम में 5 अंक का देखने को मिलता है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं अच्छी स्थिति के बारे में, यानी अच्छी स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत द्विध्रुव के कारण किस प्रकार से निकालते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर एक वैद्युत द्विध्रुव की। तो अच्छी स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की यहाँ पर हमें तीव्रता निकालनी है, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 2 प्रकार से निकालते हैं। एक होता है अच्छी स्थिति और एक होती है निरक्षी स्थिति, और एक व्यापक बिंदु होता है वैसे तो। ठीक है नहीं, परंतु आज इस वीडियो में जो हम स्टूडेंट देखने वाले हैं वो अच्छी स्थिति के बारे में देखने वाले हैं। अच्छी स्थिति क्या होती है? अच्छ का मतलब होता है जैसे कि एक कोई किसी भी चीज़ के, जैसे मान लो यह है मार का है, तो इसके इस प्रकार से अगर कोई चीज़ होगी तो वो अच्छ कहलाएगी, और इस प्रकार से जो होगी वो क्या कहलाएगी? आपकी निरक्ष कहलाएगी, यानी लंबवत होगी। तो ठीक है नहीं, यानी कि क्षैतिज होगी इस प्रकार से। ठीक है नहीं, जैसे मतलब पृथ्वी है, पृथ्वी के क्षैतिज एक तरह से समांतर, तो वो होती है तुम्हारी अच्छ, और अगर लंबवत है तो वो क्या कहलाएगी? निरक्ष कहलाएगी। ठीक है नहीं, तो हम यहाँ पर अच्छी स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, और किसके कारण? वैद्युत द्विध्रुव के कारण। तो सबसे पहले आपको पता ही है कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। वैद्युत द्विध्रुव जो होता है वो एक माइनस क्यू आवेश और एक प्लस क्यू आवेश, ठीक है नहीं, एक माइनस क्यू आवेश और एक प्लस क्यू आवेश से मिलकर के बना हुआ होता है। ध्यान रहे, इनके जो बीच की दूरी होती है स्टूडेंट वो होती है 2L। कितनी होती है? 2L दूरी होती है, तभी बनता है आपका वैद्युत द्विध्रुव। अब ये बन गया आपका वैद्युत द्विध्रुव, जो कि मैंने पढ़ा दिया है ऑलरेडी, जा करके देख सकते हैं। ठीक है, अब ये वैद्युत द्विध्रुव बना है, इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्ष पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए। आप चाहे पॉइंट इधर ले सकते हैं, चाहे पॉइंट आप इधर ले सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, हम यहाँ पर इसके मध्य बिंदु, हम यहाँ एक मध्य बिंदु मानेंगे, वैद्युत द्विध्रुव का मध्य बिंदु, इसको हम O नाम देंगे। क्या नाम देंगे? इसको हम O नाम देंगे। ठीक है नहीं, इस O बिंदु से हमें क्या करना है, O बिंदु से हमें R दूरी पर, कितनी दूरी पर? R दूरी पर, यहाँ से हमने R दूरी पर एक पॉइंट मान लेंगे यहाँ पर, इसको नाम देंगे P। क्या नाम देंगे? इसको हम P नाम देंगे। R दूरी पर एक बिंदु हमने मान लिया है P, यानी कि इस वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर हमने माना है। ठीक है नहीं, तो यहाँ से इसको एक डॉट डॉट लाइन से इसको मिला दीजिए इस प्रकार से, ऐसे। ठीक है, इस प्रकार से मिला देंगे। अब इस पॉइंट पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए। अब आप खुद देखिए यहाँ पर ये माइनस क्यू आवेश है, ये प्लस क्यू आवेश है। हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है कि
एकल बिंदु आवेश के कारण, यानी एक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का हमने डेरिवेशन कर लिया है। यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो जाकर के देख लीजिए, सारे वीडियो अपलोड हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए, जैसे मैं आपसे कहूँ कि एक प्लस क्यू आवेश, कोई मान लो आवेश हमारा यहाँ पर दिया है और यहाँ से आर दूरी पर हमें क्या निकालना है, आर दूरी पर एक बिंदु पी है, इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें चाहिए। तो उसके लिए मैंने डेरिवेशन करवा दिया है। उसका फॉर्मूला निकल के आता है स्टूडेंट, क्या निकल के आता है, निकल के आता है ई बराबर निकल के आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपका यहाँ पर निकल के आता है, ध्यान रखना है, ठीक है। नहीं, ये वाला फॉर्मूला ही इसमें यूज होगा, इसलिए इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर भी माइनस क्यू आवेश है, यहाँ पर भी प्लस क्यू आवेश है, यहाँ प्लस क्यू आवेश, यहाँ पर माइनस क्यू आवेश। यहाँ पर हमने एक आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी आर दूरी पर, तो ये इस प्रकार से निकल के आई थी, परंतु यहाँ पे भी तो निकालेंगे हम। अब देखिए, यहाँ बिंदु पी पर इस पूरे के कारण हमें चाहिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो इस प्लस आवेश के कारण भी यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, माइनस क्यू आवेश के कारण भी यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। इन दोनों के कारण हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेंगे और उनको हम फिर जोड़ देंगे, और जोड़ देंगे तो इन पूरे के कारण यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल आएगी, नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारी यहाँ पर प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। तो इसके लिए देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर हम पहली बात तो ये है कि ये एक वैद्युत ध्रुव है और वैद्युत ध्रुव के मध्य बिंदु ओ दिया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली दूरी हो गई, ये एल हो गई, ठीक है। नहीं, यहाँ से लेके ये दूरी कितनी हो गई, एल हो गई, क्योंकि मध्य बिंदु है तो ये 2L थी, तो एल होगी ना, तो एल दूरी होगी, एल हो जाएगी यहाँ पर। अब देखिए करना क्या होगा आपको, यहाँ पर सबसे पहले आपको दूरियां निकालनी होंगी। किसकी दूरी निकालेंगे यहाँ पर, हम दूरी निकालेंगे यहाँ पर स्टूडेंट माइनस क्यू से बिंदु पी तक की दूरी, क्योंकि देखिए सूत्र में क्या दे रहा है, दूरी दे रहा है, आवेश तो हमें क्यू ही लेना है, ठीक है। नहीं, परंतु यहाँ पर दूरी तो हमें लेनी पड़ेगी ना, कितनी दूरी पर हम निकाल रहे हैं, माइनस क्यू से बिंदु पी तक की दूरी पता होनी चाहिए, तभी तो वैद्युत क्षेत्र के लिए फॉर्मूला लगा पाएंगे हम यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए पहली बात तो ये है कि इसकी डायरेक्शन पता होनी चाहिए आपको। क्या पता होनी चाहिए, डायरेक्शन। तो देखिए प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन होती है वो कैसी होती है, दूर की ओर होती है, इस प्रकार से ऐसे। तो E1 नाम देंगे इसको, E1 वेक्टर, इस प्रकार से। और माइनस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता की डायरेक्शन होती है वो पास की तरफ होती है, कह सकते हैं कि वैद्युत बल रेखाएं पास की तरफ निकलती हैं, तो ये हो जाएगा E2 वेक्टर, इस प्रकार से। डायरेक्शन कुछ इस प्रकार से इसकी होती हैं, वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन होती है, यानी कि प्लस से बल रेखाएं दूर की तरफ निकलती हैं, दूर चलती हैं वहाँ से, माइनस क्यू से पास की तरफ आती हुई प्रतीत होती है, मतलब पास की ओर आती हैं। माइनस क्यू आवेश के पास की ओर आती हैं, प्लस क्यू आवेश से दूर की तरफ जाती हैं। तो इसी प्रकार से है, तो प्लस क्यू आवेश से तो वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन E1 यानी कि दूर की तरफ, और इसके विपरीत माइनस के लिए हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, सबसे पहले माइनस क्यू आवेश से बिंदु पी तक की दूरी, या हम कह सकते हैं प्लस क्यू से बिंदु पी तक की दूरी निकालते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर प्लस क्यू आवेश से बिंदु पी तक की दूरी। तो यहाँ पर लिखेंगे हम प्लस क्यू आवेश, प्लस क्यू आवेश से बिंदु पी तक की दूरी, पी तक की दूरी, ठीक है। प्लस क्यू आवेश से बिंदु पी तक की दूरी क्या हो जाएगी, आप खुद देख लीजिए। प्लस क्यू आवेश यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी पूछ रहा है ये, और ये दूरी आर यहाँ तक की है, तो इसमें से एल को माइनस कर दो, बची हुई दूरी क्या हो जाएगी तुम्हारी, प्लस क्यू आवेश की दूरी हो जाएगी, होगी नहीं होगी। तो यहाँ पर आपकी जो दूरी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी यहाँ पर आर माइनस एल कर देंगे, यहाँ पर हो जाएगी इतनी दूरी, ठीक है। अब इसी प्रकार से हमें क्या करना है स्टूडेंट, यहाँ पर हमें निकालना है माइनस क्यू आवेश के लिए बिंदु पी तक की दूरी। तो माइनस क्यू आवेश से बिंदु पी तक की दूरी, पी तक की दूरी यहाँ पर निकालेंगे स्टूडेंट, तो वो निकल के आएगी आपकी, क्या देखिए इसमें एल जोड़ देंगे, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी हो जाएगी, तो आर प्लस एल हो जाएगा। ये दूरी निकल आई दोनों के लिए। अब दूरी हमारी निकल आई है, फॉर्मूला हमारा ये है, और इसी फॉर्मूला को हम प्रयोग करके हम इसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेंगे। तो अब हम यहाँ पर निकालेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण या प्लस क्यू आवेश के कारण। तो चलिए सबसे पहले हम प्लस दिया है ना, तो प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो यहाँ पर हम निकालेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। नहीं, अब देखिए प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर निकाल रहे हैं हम, तो प्लस क्यू आवेश ये है, इसके लिए वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन E1 है, तो E1 वेक्टर हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, E1 वेक्टर बराबर फॉर्मूला वही लगेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे दूरी कितनी है हमारी यहाँ पर, प्लस के लिए देखो दूरी आर माइनस एल,
तो r माइनस एल का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, हो गया यहाँ तक। अब हम निकालेंगे माइनस क्यू आवेश के लिए, तो यहाँ पर निकालेंगे हम माइनस क्यू आवेश के लिए, तो माइनस क्यू आवेश के कारण P पर क्या निकालेंगे हम, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखिए यहाँ पर हम प्लस क्यू के लिए निकाल लिया हमने, माइनस अब निकालेंगे माइनस के लिए, तो माइनस के लिए E2 है, तो यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा E2 वेक्टर बराबर, फॉर्मूला वही रहेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे दूरी कितनी है r प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार से तुम्हारा यहाँ पर हो जाएगा। दोनों के लिए हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं निकाल ली। ठीक है स्टूडेंट, दोनों के लिए हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल ली है। अब देखिए, अब हमें चाहिए P बिंदु पर परिणामी तीव्रता, यानी इन दोनों के कारण कितनी टोटल तीव्रता है वो निकालेंगे। तो परिणामी तीव्रता निकालेंगे यहाँ पर, तो हम निकालेंगे बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, परिणामी तीव्रता यहाँ पर निकालेंगे। तो परिणामी तीव्रता किस प्रकार से निकलेगी, दोनों को जोड़ना पड़ेगा, तो यहाँ पर जोड़ देंगे। तो E वेक्टर यानी नेट के लिए निकाल रहे हैं हम, E वेक्टर बराबर E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर, दोनों को जोड़ देंगे। यहाँ पर दोनों को जब जोड़ेंगे तब हमारी निकल के आएगी। अब देखिए, कुछ स्टूडेंट कह रहे होंगे कि यहाँ तो माइनस आता है, क्यों, क्योंकि उन्होंने पहले से डेरिवेशन कर लिया है। ठीक है, यहाँ माइनस आता है, तो देखिए माइनस क्यों आता है। यहाँ पर माइनस इसलिए आता है क्योंकि वैद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है, वैद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है, और सदिश राशि होने के लिए उसमें डायरेक्शन भी होती है। और देखिए, सदिश राशि किस किस नियम का पालन करती है, पहली बात तो उसमें डायरेक्शन होता है, परिमाण भी होता है, तीसरा ये होता है कि वो सदिश योग के नियम का पालन करती है। सदिश योग के नियम, सदिश योग का नियम का मतलब ये होता है कि यदि एक वेक्टर जो राशि है, एक वेक्टर है मतलब सदिश राशि, एक सदिश राशि अगर उसकी डायरेक्शन इधर है और एक उसके विपरीत है, तो किस प्रकार से दिखाएंगे, तो दिखाएंगे हम, जैसे मान लो ए वेक्टर उधर डायरेक्शन में है, बी वेक्टर इस डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब यह है कि ए के विपरीत बी है, तो ए वेक्टर बराबर होगा माइनस के बी वेक्टर। क्यों, क्योंकि वो एक के विपरीत है, एक के क्या है, विपरीत है, इस कारण से उस पर एक चिन्ह आता है, माइनस का चिन्ह आता है विपरीत के लिए, वो डायरेक्शन दिखाता है। ठीक है नहीं, तो ऐसे ही यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन देखिए, प्लस के कारण दूर की तरफ, माइनस के कारण पास की तरफ, तो यहाँ पर जो वेक्टर आएगा इस पे जो माइनस आएगा वो E2 पर माइनस आ जाएगा, क्योंकि प्लस के कारण हम प्लस मान लेंगे और माइनस के कारण उसको माइनस पे ले लेंगे, तो इसलिए यहाँ पर एक चिन्ह आ जाता है माइनस का। क्या आ जाता है, माइनस का चिन्ह आ जाता है। तो क्या बन जाता है ये, तो बन जाता है E वेक्टर बराबर हो जाता है E1 वेक्टर माइनस के E2 वेक्टर। ठीक है नहीं, इसलिए यहाँ पर माइनस आ जाता है। ठीक है स्टूडेंट, उम्मीद करते हैं क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, तो अब देखिए, अब क्या करना है, हमें इन वैल्यूओं को उठा के इसमें रखना है। चलिए मैं इस वैल्यूओं को यहाँ पे रख देता हूँ, तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ पर ये देखिए E वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे 1 का मान ये है, तो ये हो जाएगा r माइनस के एल का होल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे r प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ से कॉमन मिल जाएगा, यहाँ से क्या मिल जाएगा, कॉमन मिल जाएगा, तो यहाँ से हम कॉमन क्या लेंगे, Q ऊपर से मिल रहा है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट नीचे से मिल रहा है, कॉमन ले लो यहाँ से, तो E वेक्टर बराबर Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर हो जाएगा 1 बटे में r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है नहीं, इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, इस प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा। अब क्या करना है, आपको यहाँ पर लासा लेके इसको हल करना है, ये भिन्न बन गया यहाँ पर देखो। ठीक है, अब लासा को समझ में ना आए तो इन दोनों को ही ले लो लासा में, तो यहाँ पर हो जाएगा ये तुम्हारा E वेक्टर बराबर हो जाएगा स्टूडेंट Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है नहीं, इस प्रकार से, और यहाँ पर जो लासा लेंगे यहाँ पर कितना हो जाएगा r माइनस एल का होल स्क्वायर, और हो जाएगा r प्लस एल का होल स्क्वायर। इस प्रकार से हो जाएगा। इसका इसमें भाग देंगे, ये बचेगा, ये गुणा में हो जाएगा, इसका इसमें भाग देंगे, ये कट जाएगा, ये बचेगा, इसका इसमें गुणा हो जाएगा। ठीक है, मैथ वाले तो जानते हैं, परंतु बायोलॉजी वाले क्या करेंगे, इसका गुणा इसमें कर दो, इसका गुणा इस एक में कर दो, क्रॉस गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा r प्लस के एल का होल स्क्वायर माइनस r माइनस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। ठीक है स्टूडेंट, तो इस प्रकार से अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। चलिए, इसको साफ करना पड़ेगा, इसकी शॉट लेना है, वो इसकी शॉट ले ले, इसको मैं साफ कर देता हूँ। इसको आप सॉल्व करते हैं,
तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए ई वेक्टर दिया गया है, तो ई वेक्टर लेंगे यहाँ पर, ई वेक्टर बराबर क्यू वटे में है आपका 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, आप इस फॉर्मूला खोल देंगे। अब देखिए सूत्र होते हैं आपके, मैं यहाँ पर सूत्र बता देता हूँ। जैसे आपका फॉर्मूला दिया होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, ये कहते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और एक होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये होता है ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस के 2ab, केवल यहाँ माइनस हो जाता है। और एक होता है एक कोष्टक में ए माइनस बी, एक कोष्टक में ए प्लस बी, तो ये होता है आपका ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला होते हैं। तो ये 3 फॉर्मूला आपके यहाँ पे लगेंगे स्टूडेंट। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर तो लगेगा आर प्लस एल की स्क्वायर की जगह पर लगेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर लगाओ आर स्क्वायर प्लस की एल स्क्वायर प्लस 2RL। ठीक है, इस प्रकार से माइनस है तो माइनस लगाओ। अब देखिए यहाँ पर करेंगे तो इसको माइनस वाला खोलना पड़ेगा, तो कोष्टक लगा के खोलेंगे, तो आर स्क्वायर प्लस की एल स्क्वायर माइनस के 2RL, कोष्टक बंद कर देंगे। सबके नीचे देखो लासा है, अब ये आर माइनस एल का होल स्क्वायर, आर प्लस एल का होल स्क्वायर, यानी कि एक कोष्टक में ए माइनस बी और एक कोष्टक में ए प्लस बी, उस स्क्वायर को भूल जाओ अभी, तो आर स्क्वायर हो जाएगा माइनस एल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पर आर स्क्वायर माइनस के एल स्क्वायर, और इस पर स्क्वायर था। ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा। अब देखिए क्या करना है, ई वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर क्यू वटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर हो जाएगा। अब इस कोष्टक को हटा देंगे, तो आर स्क्वायर प्लस के एल स्क्वायर प्लस के 2RL माइनस अंदर गुणा कर देंगे, आर स्क्वायर माइनस के एल स्क्वायर प्लस का हो जाएगा ये 2RL, क्योंकि माइनस का अंदर गुणा हो गया ना, तो ये माइनस का हो गया, ये माइनस का हो गया, ये प्लस का हो जाएगा क्योंकि माइनस का है। और बट्टे में कितना है आपका यहाँ पर आर स्क्वायर माइनस के एल स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार से। अब यहाँ पर जो कट रहा है उसे काट देंगे, क्या कट रहा है, आर से ये कट गया, ठीक है नहीं, ठीक है, एल से ये कट जाएगा, माइनस प्लस है, तो अब देखिए ये कटेगा नहीं क्योंकि यहाँ प्लस प्लस का ये जुड़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा यहाँ पर आपका ई वेक्टर बराबर हो जाएगा क्यू बट्टे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और जो हो जाएगा आपका 4RL बट्टे में हो जाएगा आपका आर स्क्वायर माइनस के एल स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इस क्यू को अंदर गुणा कर देंगे, परंतु इस 4 को तोड़ देंगे। ठीक है नहीं, 4 को क्या कर देंगे, तोड़ देंगे यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा, तो ई वेक्टर बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर क्यू का अंदर गुणा करेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और देखो इस 4 को मैं तोड़ दूंगा, 2 × 2 कर दूंगा, और क्यू को इसके साथ गुणा में कर लूंगा, एल गुणा में है ये, इंटू में आर है ये यहाँ पर तुम्हारा। ठीक है ना, इस प्रकार से, और यहाँ आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर हो जाएगा, और इस पर स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए आप यहाँ पर ये आपको जो दिखाई दे रहा है ये वाला, ये क्या है, ये आपका होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। चलिए मैं यहाँ बता देता हूँ, यहाँ पर हम लिख देते हैं। ठीक है, ध्यान में देना है कि P बराबर होता है 2QL, तो इसलिए यहाँ पर हो जाएगा P, क्या हो जाएगा P, और P क्या है, एक सदिश राशि है, तो यहाँ पर वेक्टर लग जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, अब यहाँ पर आपको लिखना है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका यहाँ पर स्टूडेंट ई वेक्टर, क्या हो जाएगा, ई वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P हो जाएगा, इंटू में आर है ही, और बट्टे में है आर स्क्वायर माइनस की एल स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, इतना हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, चलिए यहाँ करते हैं इसको। अब आपको करना क्या है कि देखिए आपको कंडीशन माननी है। क्या कंडीशन माननी है, अगर वैद्युत द्विध्रुव की 2L दूरी जो थी वो अल्प थी, और हमने ये दूरी मानी है, तो इससे तो बड़ी छोटी दूरी होगी ये वाली, है ना, ये हमने मानी है दूरी, ओ बिंदु से आर दूरी पर हमने निकाल रहे हैं कुछ दूरी पर, तो वो दूरी होगी कुछ ना कुछ। ठीक है, अब देखिए ये दूरी बड़ी होगी किससे, एल से, क्योंकि यहाँ एल दिया है, तो हम मानेंगे यहाँ पर कि यदि 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 आर जो है आपका बड़ा है, खूब बड़ा है किससे, एल से, तब एल जो हो जाएगा स्टूडेंट वो हो जाएगा 0, शून्य हो जाएगा, नगण्य हो जाएगा। इस कंडीशन में आपका क्या हो जाएगा, ई वेक्टर बराबर हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और जो हो जाएगा आपका 2PR बटे में ये तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आर स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा स्क्वायर। ठीक, अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ई वेक्टर बराबर आपका हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा आपका यहाँ पर देखिए इसमें से एक आर कट जाएगा नीचे से, क्योंकि ये कितना हो गया 2PR हो गया, और नीचे कितना हो गया आर पे घात 4 हो गया, इसमें से एक आर जो है कट जाएगा ना, कट जाएगा। अब बचा क्या तुम्हारा, ई बराबर बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर देखिए वेक्टर लगा तो यहाँ पर वेक्टर लगा देना इस प्रकार से। ठीक है, क्योंकि जब हम वेक्टर में लेके चलते हैं तो वेक्टर लगाना है, तो वेक्टर लगा दिया यहाँ पर इस प्रकार से, आर से आर कट गया, नीचे क्या बचा RQ बचेगा। चलिए अब क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा आपका ई वेक्टर बराबर हो जाएगा यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और जो हो जाएगा 2P बटे में RQ, और यहाँ पर आपका वेक्टर लगेगा। ये आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इसका फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला। अगर इसका आपको परिमाण में चाहिए, वेक्टर रूप में है, परिमाण में चाहिए तो यही फॉर्मूला रहेगा केवल, ई बराबर हो जाएगा
4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये 2p/m हो जाएगा केवल r³ केवल इतना रहेगा, ऐसा ही कैसा रहेगा और कुछ नहीं, ठीक है। इस प्रकार से हो जाएगा। मात्रक की बात करेंगे तो हो जाएगा इसका न्यूटन प्रति कूलम, क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलम, ठीक है। इसका मात्रक वही रहेगा, न्यूटन प्रति कूलम। तो इस प्रकार से अच्छी स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली जाती है, ठीक है स्टूडेंट। तो उम्मीद करते हैं आपको यह डेरिवेशन जो है समझ में आ चुका होगा, ठीक है स्टूडेंट। तो इस प्रकार से आपको ये डेरिवेशन करना है, ठीक है। और देखिए मैं आपको बता दूं, इसकी आपको अगर थ्योरी लिखनी है तो थ्योरी किस प्रकार से लिखोगे, इसकी थ्योरी अगर आपको लिखना है, क्योंकि थ्योरी लिखना पड़ता है, तो थ्योरी आपको लिखना है कि माना एक वैद्युत ध्रुव ए बी है, ठीक है नहीं, माना एक वैद्युत ध्रुव ए बी है जो -q तथा +q आवेश से मिलकर बना है। इसके बीच की दूरी अल्प है, यानी कि 12 है, ठीक है नहीं, अल्प है। वैद्युत ध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P लिया है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करने पर, बस इसी प्रकार से आपको थ्योरी लिखना है, ठीक है। थोड़ा बहुत थ्योरी लिखते हैं, जो चित्र में लिखा होता है यानी कि बना हुआ होता है उसी को लिख देते हैं, बस वही थ्योरी होती है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये आपका डेरिवेशन कंप्लीट होता है। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगले लेक्चर में यानी लेक्चर नंबर 7 में हम पढ़ेंगे कि यानी कि निरक्षी स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस प्रकार से निकाली जाती है। वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन दोनों टॉपिकों को पढ़ोगे तब 5 नंबर का मिलेगा आपको, दोनों टॉपिकों को पढ़ोगे, क्योंकि पता नहीं कौन सा टॉपिक आपको पूछ लिया जाए, अच्छ पे पूछ लिया जाए, निरक्ष पे पूछ लिया जाए, पता नहीं, ठीक है। बोर्ड में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो अब उसको देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।